नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त खबर भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बैठक करने वाले हैं। कोरोना को लेकर वे विभागों की समीक्षा करेंगे। आज स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। स्कूल शिक्षा विभाग के बाद दूसरे विभाग की भी वे बैठक लेने वाले हैं और अलग अलग विभागों से अलग अलग मामलों को लेकर वे बातचीत और चर्चा करेंगे। पिछले 15 महीने में विभागों के द्वारा किए गए काम और क्या कमी है, किस तरह से आगे और काम किए जाने के, आगे का क्या रोड मैप है, किस तरह की तैयारियां हैं, इन तमाम मामलों को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या ताजा अपडेट फिलहाल? जी बिल्कुल, विभागों को लेकर अभी किसी तरीके का बंटवारा नहीं किया गया। तमाम विभागों की निगरानी जो है खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से कोरोना को लेके तमाम मामले सामने आए थे, उसके बाद लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान के मॉनिटरिंग भी लगातार मंत्रालय में बैठ के तमाम अधिकारियों के साथ वे कर रहे थे। लेकिन अब विभाग के हिसाब से जो है बताया जा रहा है कि बैठक होगी और आज स्कूली शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मंत्रालय में बैठक के लिए बुलाया गया और वहां पर तमाम जो विभाग है उनकी बैठक भी आगामी दिनों में होगी। लेकिन स्कूली शिक्षा विभाग काफी अहम विभाग है और जिस तरीके से स्कूली शिक्षा को लेके तमाम दिशा निर्देश सरकार के द्वारा पहले जारी किए गए थे और जो लॉकडाउन के दौरान स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं उनको लेके रेडियो और ऑनलाइन परीक्षाओं के माध्यम से लिटरेचर के माध्यम से पढ़ाई कराने की बात भी कही गई थी। उसको लेकर निर्देश भी दिए गए थे। रेडियो कार्यक्रम भी जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल से शुरू किया है। तो तमाम किस तरीके से आगे शिक्षा को लेकर काम करना है, किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी, उनको लेके समीक्षा की जाएगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम अधिकारियों से इसको लेके जो रूपरेखा तैयार की गई है दीपेश, उसको लेके जानकारी लेंगे। इसके बाद आगे जो दूसरे विभाग है उनकी भी समीक्षा इसी तरीके से की जाएगी। हालांकि रोजाना सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम विभागों के अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। कोरोना को लेके उनकी नजर लगातार बनी हुई है। तमाम दिशा निर्देश उनके द्वारा लगातार जारी भी किए जा रहे हैं क्योंकि अभी जो विभाग है उनका बंटवारा नहीं हो पाया, इसलिए तमाम विभागों की जिम्मेदारी अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान पर है और यही कारण है कि वे लगातार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और इंदौर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने फेरबदल किया और तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए। बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि हर स्तर पर तैयारियां कहीं ना कहीं की जा रही है। प्रदेश में कैसे आगे अब और काम किया जाना है, इसको लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इंदौर में एमवाय हॉस्पिटल की डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा लखनऊ से पिछले दिनों की आई थी और बिना क्वारंटाइन किए विभाग के अध्यक्ष ने छात्रा को ज्वाइन करा लिया। पिछले 3 दिन से छात्रा गर्भवती महिलाओं और नवजातों के इलाज कर रही थी। छात्रा एमजीएम से पीजी की पढ़ाई कर रही थी। उधर देर रात एमजीएम ने बुलेटिन जारी कर मरीजों की संख्या में इजाफे की जानकारी दी। इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 75 हो चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। वहीं कुल 6 मरीजों की मौत होना भी बताया गया है। हमने कर लिए और उनका भी परीक्षण कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में 98 मरीज अभी तक का पॉजिटिव पाए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कहां कितने मरीजों की संख्या हो चुकी है। इंदौर में 75 मरीज गए, जबलपुर में 8, शिवपुरी में 2, उज्जैन में 6, भोपाल में 4, ग्वालियर में 2 ये मरीजों की संख्या है जो इस वक्त अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख और समझ पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक का 6 मौतें हो चुकी है और खरगोन में एक और आंकड़ा निकलकर सामने आया। कोरोना संकट के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आ रहे हैं। हेल्थ कमिश्नर प्रतीक अजीला को उन्होंने हटा दिया है। कोरोना की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज ने आदेश दिया है काम में लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई देखने को मिली है। सीएम ने साफ किया कि कोरोना पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर फैज अहमद किदवई को स्वास्थ्य आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हमारे कई अधिकारी और नीचे कर्मचारी
हमारे डॉक्टर्स, नर्स स्टाफ, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस के जवान, पुलिस अफसर, रेवेन्यू का अमला, स्थानीय निकायों के कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करने वालों को मैं अभिनंदन करता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी हो। कोरोना के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी लड़ाई लगातार जारी है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिन रात एक कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संदेश भी दिया है। आपको सुनाते हैं सीएम का संदेश। ये बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना से युद्ध जारी है। आपके सहयोग से मध्य प्रदेश में हम भी लड़ रहे हैं। कुछ पॉजिटिव प्रकरण मिल रहे हैं, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है। संदिग्ध का टेस्ट करना, जांच करना, और पॉजिटिव पाया जाए तो इलाज के लिए ले जाना, उससे संपर्कित को क्वारंटाइन में रखना, उसके घर के आसपास के इलाके को सील करना, यह कोरोना को मारने का उपाय है। और इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। जांच की, इलाज की, आइसोलेशन में रखने की पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के लाभांडी स्थित कॉलोनी में पहुंचे और आश्रय गृह लाभांडी में ठहराए गए मजदूरों का हालचाल जाना, जहां मजदूरों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था का जायजा उन्होंने लिया है। और सीएम बघेल ने वहां मौजूद मजदूरों से सीधे बातचीत की है, जिसके बाद 12 राज्यों के 17 जिलों के 205 मजदूरों को आश्रय मिला और उन्हें जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। से पूरे जहां दुनिया के लोग जूझ रहे हैं, हमारे देश में भी कोरोना लगातार फैलते जा रहा है और रोकथाम के जो निर्देश भारत सरकार ने दिया है उसका हम लोग भी पालन कर रहे हैं। और साथ ही जो लोग दूसरे प्रदेश से आए हैं, चाहे रोजी रोटी की तलाश में हो, चाहे ठेकेदारी के काम कर रहे हों, चाहे ट्रांसपोर्टिंग में लगे हों, ऐसे सारे लोग जो रास्ते में फंसे थे, सबके रहने और उसके नहाने धोने, बिस्तर से लेके खाना पीना, सबकी व्यवस्था और हेल्थ चेकअप की व्यवस्था यहाँ रायपुर जिला प्रशासन ने किया हुआ है। कुल 205 लोग हैं, जिसमें 121 हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले के लोग हैं। बचत जो लोग हैं वो कोई यूपी के हैं, बिहार के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, अन्य प्रांतों से आए हुए लोग भी यहाँ रुके हुए हैं। सब लोगों ने संतोष व्यक्त किया। एक ही शिकायत है कि यहाँ रात में मच्छर की शिकायत है, तो उसके लिए भी मैंने निर्देश दे दिया है कलेक्टर और एसपी को, वो भी प्रबंध करें ताकि किसी प्रकार के हमारे जो साथी आए हैं उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो हमारे मेहमान हैं। इंदौर में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए शहर के 26 इलाके को क्वारंटाइन कंटोनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। इन लोगों पर स्वास्थ्य विभाग के साथ ही पुलिस भी नजर बनाए हुए है। कंटोनमेंट एरिया में आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी लगी रहेगी। साथ ही नगर निगम इन इलाकों को जल्द ही सैनिटाइज भी करने वाला है। इंदौर में बढ़ते संक्रमण को लेकर 7 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को परेशानी से बचाने के लिए घर घर जाकर सामान पहुंचाने की व्यवस्था की है। नगर निगम की कचरा गाड़ी राशन का ऑर्डर लेगी और घर घर किराने के सामान भी पहुंचाए जाएंगे। इसके अलावा दूध भी पहुंचाया जाएगा, सब्जी की भी व्यवस्था की जाएगी। इंदौर संभाग के कमिश्नर ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि ऑर्डर ज्यादा होने पर
शुरुआत में लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जल्द व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। ज़रूरी सामान है, किराना के सामान है, दूध है, इन सब की बिल्कुल प्रॉपर होम डिलीवरी हम लोग करने की व्यवस्था बना रहे हैं। उसमें हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि जो कचरा गाड़ियाँ सवेरे कचरा इकट्ठा करने आती हैं, उसके माध्यम से हम आपसे ऑर्डर्स ले लेंगे, जिसमें आप अपने किराना दुकान किराना के सामान और जो आपकी आवश्यकता रहेगी उसको आप कर सकते हैं, और वो ऑर्डर को हम लोग विदिन 1 और 2 डेज़ उसको हम आपको घर पे डिलीवर कराएंगे। इंदौर में एक इलाके में लोगों ने स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला बोल दिया। स्वास्थ्यकर्मियों की टीम कोरोना वायरस को लेकर जांच के लिए एक इलाके में गई थी। उधर इस घटना पर शहर काजी ने अफसोस जाहिर किया है और लोगों से मदद की अपील की है। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी घटना की निंदा की। की स्थिति में नहीं है। आप जो क्या हुआ आपके साथ घटना, आप लोग वहाँ जांच करने नहीं, तो हम लोग वही जो स्क्रीनिंग के लिए हमें जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। हम लोग 3 दिन से मैं और डॉक्टर जाकिया जा रहे हैं, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव कि कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए और हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया, पत्थर फेंकना शुरू कर दिए दोनों। आप कितने लोगों की टीम गई थी वहाँ पर? मैं और ये डॉक्टर जाकिया, हम 2 टीम डॉक्टर थे और हमारे साथ ANM और वो थे आशा कार्यकर्ता, साथ में तहसीलदार सर भी थे। वो अच्छा हुआ और पूरी पुलिस फोर्स भी थी, सो दैट्स वाई हम लोग बच के आ गए, अदरवाइज मतलब कोई बात बच नहीं सकते थे। पत्थरबाजी करने लगे। शुरू में अच्छे से हम लोग ने एक की स्क्रीनिंग की, बता रहे थे, आंसर दे रहे थे, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ। कितने लोग थे भीड़ में? जो महिला पुरुष दोनों थे क्या? देख नहीं पाए, हम बहुत डर गए थे। पत्थर हमारे पैर पे जोर जोर से पड़ना शुरू हो गए तो हम कार में अचानक सर लेके हमको निकल गए। जैसा कि हम पूरे शहर की मसाजिद से ये ऐलान भी कर रहे हैं कि इस वबा से, इस वायरस से किस तरह से बचा जाए, अपन भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। लेकिन इसमें कुछ लोग गलतफहमी में मुलविस हो जाते हैं। कुछ लोग खामोखा गलत तरीके के वीडियो जारी कर देते हैं बच्चे, जिससे गलतफहमी पैदा होती है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। आज ये जो माहौल हमारे इंदौर में है, हम अपने घरों में हैं, ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में जाके देखेंगे सब जगह यह हाल है। अमेरिका के अंदर तो करीब 2.25 लाख मरीज आ चुके हैं, वहाँ पर भर्ती हो चुके हैं। बहुत बुरे हाल है, पूरी दुनिया परेशान है। इसका वाहिद एक ही इलाज है, अपने आप को हम बचाना है, तो अपने आप को दूसरों से दूर कर रहे हैं। कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि इंदौर में, जो मेरा जन्म स्थान रहा है, जहां मैंने शिक्षा दीक्षा ली है, वहां बहुत तेजी से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मैं पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से यही अपील करता हूं और विशेषकर इंदौर शहर के लोगों से विशेष तौर पर अपील करता हूं कि वे सरकार के प्रशासन। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, इस पूरे वाकये के बाद अब किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो जो टाटपट्टी बाखल जो एरिया है वहाँ पर मेडिकल की टीम यहाँ पहुंची थी, और मेडिकल की टीम जैसे ही इस इलाके में पहुंची तो वहाँ पर लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, उनको बाहर खदेड़ दिया। हालांकि बाद में जब पुलिस टीम से मदद मांगी गई तो पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका कहा जाएगा कोरोना को लेकर, क्योंकि यहाँ पर हर घर में करीब मरीज मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मेडिकल की टीम घर घर में चेकिंग करने गई थी और उनकी जांच करने गई थी कोरोना संदिग्धों की कि कितने मरीज यहाँ पर हैं, और साथ ही सैनिटाइज भी इस पूरे एरिया को किया जा रहा है और उसको सील भी कर दिया है। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। लोग इन पर टूट पड़े और जैसे तैसे ये स्वास्थ्य कर्मी जान बचाकर यहाँ से भागे। पूरे मामले को लेकर अब और आगे की खबरें भी निकल कर सामने आती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। श्योपुर की मस्जिदों और जमातों में बांग्लादेश के 10 लोगों के अलावा आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के भी 8 लोग रख रहे थे, जिसकी सूचना जैसे ही जिला प्रशासन को मिली तो प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने तत्काल बांग्लादेशी नागरिकों के अलावा मस्जिदों और जमातों में पाए गए सभी बाहरी राज्यों के 18 लोगों की स्क्रीनिंग करवाई है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। WHO ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। देश में $24 बिलियन का पैकेज देने पर की सराहना की गई है। 80 करोड़ लोगों को 3 महीने का मुफ्त राशन देने की भी तारीफ की है। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखने की बात उन्होंने कही। कोविड-19 कोरोना आज महामारी का रूप ले चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इस महामारी की रोकथाम के लिए जिस तरह से सावधानी बरती है और बीमारी की गंभीरता को लेकर पहले से कारगर कदम उठाना शुरू कर दिया है, उसके चलते महामारी पर नियंत्रण लग सा गया है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने और आम जनता को तमाम सुविधाएं देने का काम शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना को एक वैश्विक महामारी का नाम दिया गया। देश में लॉकडाउन से पहले कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए आदेश कर दिया था। इसी फैसले के चलते आज यह महामारी अन्य राज्यों की तुलना में कम फैल रही है। वहीं सरकार की ओर से गरीब लोगों के लिए 2 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है, जिससे उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक कर रहे हैं ना, और उनका कर्तव्य है जनता के प्रति करना, क्योंकि जनता कमाने तो जा नहीं सकते, हम गरीब जनता हैं, हमारे पास पैसा तो आएगा नहीं, तो उनको हक बनता है देना मुफ्त में। अब हम कहाँ से लाएंगे? तो गरीब को ठीक कर रहे हैं, दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो राहत तो मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के सैकड़ों मजदूर अलग अलग प्रांतों में फंसे हुए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी दीगर राज्य के कामगारों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहायता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भरोसा भी दिलाया है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पाटन विधानसभा क्षेत्र के लोग बेंगलोर में कोरोना वायरस के वजह से फंसे हुए, जिसमें हम 11 लोग हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने हमें 11,000 रुपये अनुदान राशि दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी, सीएम भूपेश बघेल ने खुद संभाली कमान। सड़कों पर उतरे सीएम, जनता से सीएम कर रहे संवाद। सभी जिला कलेक्टरों को सीएम का सख्त निर्देश, कालाबाजारी के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। सूबे में आवश्यक वस्तुओं की कोई किल्लत नहीं। सुझाव के लिए पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन पर चर्चा। गांव और शहर की परेशानियों पर सीएम की पैनी नजर। मैं भाग्यशाली हूं कि ऐसे राज्य का मैं मुख्यमंत्री हूं जहां की जनता इतना संयम और अनुशासन है कि राज्य में लॉकडाउन का पालन करने के लिए हमारी पुलिस को बल प्रयोग का सहारा नहीं लेना पड़ा। राज्य सरकार के सभी महकमे आपकी सेवा के लिए तत्पर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। विपत्ति और आपदा में ही जनता के नायक जनप्रतिनिधि नेता की पहचान होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने नेतृत्व क्षमता को न सिर्फ साबित किया, बल्कि आपदा की घड़ी में एक से बढ़कर एक फैसले लेकर यह साबित भी किया कि वह किसी अलग ही मिट्टी के बने हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। तो कोरोना को लेकर लोगों के मन में खौफ है और लोग इसको लेकर, इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रखे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी कानपुर की डॉक्टर मोनिका सचदेवा, जिन्होंने कोरोना पर लोगों के सवालों के जवाब दिए, उनके मन में उठ रही आशंकाओं को दूर किया। हाय, मेरा नाम सुफियान सादी है और मैं 27 वर्ष का हूँ। मैं रांची से हूँ और मेरा सवाल ये है कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे। हेलो डॉक्टर साहब, मैं शिमला से चुनीलाल शर्मा बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल क्या खाया जाए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। मैं रविराज, उम्र 27 वर्ष, जनपद फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरा कोरोना वायरस को लेकर यह क्वेश्चन है
कि हमें खाने में क्या सेवन करना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर जबरदस्त रहे और स्ट्रॉन्ग रहे। मेरा नाम मंजू धनगर है, मेरी उम्र 14 वर्ष की है, मैं आगरा से हूँ। मेरा प्रश्न है कि क्या भोजन करें कि हमारी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे। मैं शालिनी तेलंगाना से। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमारा इम्यूनिटी मजबूत रहे। मैं अंजलि 23 वर्षीय मनाली से हूँ। मेरा सवाल है कि क्या खाना खाएं जिससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। कुछ 5-6 चीज़ों का ध्यान हमें देना है। पहली चीज़ तो ये कि हमें बहुत ठंडा खाना नहीं खाना है, जैसे ठंडा पैर नहीं लेना है, ठंडा दही, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है हमको। हमें गुनगुना पानी का सेवन करना है, हमें बाहर का खाना अवॉइड करना है। हमें अपने खाने में विटामिन सी होना चाहिए, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, इन सब का सेवन बढ़ाना चाहिए, बिकॉज ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और साथ ही साथ हमको लंबी फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश से उर्मिला शर्मा बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल कोरोना वायरस है तो इस दौरान पानी क्या ज़्यादा पीना चाहिए। मैं निशा अग्रवाल, मैं हरियाणा सिरसा से हूँ। मुझे आपसे ये जानना है कि क्या इन दिनों ज़्यादा पानी पीने से कोरोना से बचाव हो सकता है। हमें डेफिनेटली ज़्यादा पानी पीना चाहिए, उससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे गंदे कीटाणु बाहर निकलते हैं और हमारी क्षमता लड़ने की बढ़ जाती है। मेरा नाम उज्ज्वल वर्मा है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 29 वर्ष है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हम लोग पेपर करेंसी और कॉइन्स यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें कोरोना वायरस से रिलेटेड क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मैं गौरव शुक्ला कानपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि रुपए और अखबार को लेकर के क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। दिल्ली से गौरव बोल रहा हूँ एंड जैसे आजकल कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें जैसे अखबार, नोट या कागज़, इन सब चीज़ों से क्या परहेज़ करना चाहिए। मैं मुकेश कुमार, उम्र 28 वर्ष, जनपद फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ। और मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि रुपए के लेन देन को और अखबार को लेकर क्या सावधानी इस कोरोना के दौरान बरतनी चाहिए। आजकल जैसे कि सब एडवाइस कर रहे हैं कि हमको पेपरलेस मनी का ट्रांजैक्शन करना चाहिए, जितना हो सके कार्ड पेमेंट करें। जैसे कि आजकल पेट्रोल पंप में कार्ड पेमेंट कंपलसरी कर दिया गया है। और अगर हमको आकस्मिक किसी से रुपए लेने पड़े हैं तो उसके बाद हम अपने हाथ को अच्छे से 20 सेकंड तक धोएं और साथ ही साथ हम अपने हाथ को सैनिटाइज करें अगर हम वहाँ पे हाथ नहीं धो पा रहे तो। सेम अखबार के लिए, अखबार वाले ये बोल तो रहे हैं कि सेफ़ है, सब कुछ सेफ़ है। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम अखबार को अपने एक अलग पैक में रखवाएं और उसके बाद जब उसको यूज़ करें, खोलें, तो मेक इट अ पॉइंट कि हम अपने हाथ को सैनिटाइज करें, हाथ धोएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।